हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और हम आ चुके हैं वापस से एग्ज़ाम के 3-4 दिन बचे हैं। 7 तारीख को पेपर है। सारे चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं भाई लोग, कुछ भी छोड़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, मैप्स वगैरह वगैरह पूरा चैप्टर डिटेल सब चीज़ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे फटाफट क्विकली। तो एक क्विक वीडियो होने वाला है, फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में सबसे पहले आ जाती है ये इंपॉर्टेंट पिक्चर, ये ट्रायंगल वाली पिक्चर, जिसमें इंट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करी गई है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें हमें ये बताते हैं रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिसोर्सेस को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेचर से डील करते हैं, है ना। और किसका यूज़ करके? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और फिर क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जैसे कि आप ले लो, आप समझो कोल का एग्जांपल ले लो। कोल के एग्जांपल में क्या होता है कि कोल की अगर माइनिंग करनी है तो नेचर से माइनिंग करेंगे। इसके लिए एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज़, एक्सट्रैक्शन मशीन, माइंस, है ना, टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा फिर कोल के जैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, जो कि इंस्टीट्यूशन कोल को निकालने में, बेचने में, उसका दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ है, ये ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज आर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be available to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। ऐसे रिसोर्सेज जो उसमें जिनकी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबली हो, एक्सेसिबिलिटी हो, यानी टेक्नोलॉजिकली हमें आसानी से मिल जाए, है ना, इकोनॉमिकली फीसिबिलिटी हो, यानी उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें नुकसान ना हो, और लास्ट कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी किसी के भी धर्म संप्रदाय को हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके हानि ना पहुंचाएं। ये रिसोर्सेज का ये इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ चीज़ें देखो जल्दी जल्दी पढ़ाना है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि ये क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग चीज़ें। वैसे ये आएगा नहीं, बट एक बार क्विक देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड एबॉयोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, छोटी क्लास में भी पढ़ाई है ये आपने, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो, ये सब। देखो, डेवलपमेंट रिसोर्सेज का क्या मतलब ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है कि इनका डिप्लीशन हो गया था, जिसकी वजह से इनका इनडिस्क्रिमिनेट यानी एक्सेसिव यूज़ की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गए। जैसे कि पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कुछ लोगों के लालच ने इन रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब सिर्फ दुनिया में चुनिंदा ही लोग हैं ऐसे जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे बहुत अमीर जो लोग हैं, रिच पीपल जो हैं, वो लोग सारे के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा लगा के बैठे हुए हैं, बाकी गरीब लोगों के पास कुछ है ही नहीं। तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से, यानी एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्स करने की वजह से काफ़ी सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, ये सारी चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझो तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, नुकसान ना पहुंचे। अब सोचो, हम कंस्ट्रक्शन कर दें, इंडस्ट्रीज लगा दें, बिल्डिंग्स लगा दें, लेकिन उसके बदले हमने सारे पेड़ काट दिए, इससे तो भाई इन्वायरमेंट को बड़ा हार्म होगा। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise the needs of future। ऐसा डेवलपमेंट ना हो जाए कि आपने फ्यूचर में की रिसोर्सेज के, फ्यूचर में के जो रिसोर्सेज को तो जो आप सेव कर सकते थे उसको सब खराब कर दिया।
So sustainable development means it's like without harming environment, without compromising future needs. ठीक. इसके अलावा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से दो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर हुई. एक थी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ठीक है, और एक एजेंडा 21. ये थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है. 1992 में 100 से भी ज़्यादा देशों के जो लीडर्स थे, उन्होंने रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर इंटरनेशनल अर्थ समिट में पार्टिसिपेट करा. इसको यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने कन्वीन करा था. और इसमें क्या बात करी उन्होंने, इसमें उन्होंने एक रियो कन्वेंशन साइन करा. ये क्लाइमेट से रिलेटेड थी, जिसमें उन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा. एजेंडा 21 वाज रिलेटेड टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी. कि किस तरीके से एजेंडा 21 इसमें बोले तो 21st सेंचुरी है, समझे, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हम 21st सेंचुरी में करेंगे. सो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. ये थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो कर रहा था, इसमें फोकस था. और रियो कन्वेंशन नाम से एक इसमें सिग्नेचर साइन हुआ था, एजेंडा 21. अब एजेंडा 21 में क्या था, देखो, पहले ही बता चुका हूँ. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट में ने इसको बेसिकली आपका कन्वीन किया था, ऑर्गेनाइज किया था. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये. इसमें क्या था, इट इज़ एन एजेंडा बोलो तो एम. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation and on common interest, mutual needs and shared responsibility. यानी 3 चीजें, environmental damage, poverty और disease को combat करेंगे, उससे लड़ेंगे, उसको ठीक करेंगे. कैसे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सारे देश मिलकर उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज के खिलाफ, पॉवर्टी के खिलाफ और डिजीज के खिलाफ. ठीक है, एजेंडा 21 में 3 चीजें याद रहेगा. इसके बाद आ जाती है चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग. देखो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, कैसे करता है. देखो किसी भी दुनिया में, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, अनलिमिटेड रिसोर्स किसी के पास नहीं है. अगर हम इंडिया की ही बात लें तो हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य आते हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, और कुछ ऐसे राज्य आते हैं जैसे कि जहां पर रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वगैरह वाला जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन आता है, यहाँ तो बड़े रिसोर्सेज हैं. वहीं पर दूसरी तरफ लद्दाख और आपके बाकी के जो राजस्थान वगैरह वो एरियाज हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज की बड़ी कमी है. तो कैसे पूरे देश में ये रिसोर्सेज को कब इक्वल बंटवारा हो सके, इक्विटेबल बंटवारा हो सके, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है. तो ये देखो, आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमारे देश में एरियाज़ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रिसोर्स की कमी नहीं है. तो इक्विटेबल बंटवारा हो सके सारे स्टेट्स में, है ना. बल्कि आपको पता होगा इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, वो फिर भी अमीर है. और जो ऐसे स्टेट जहाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पर सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज सारी वहीं पर है, माइनिंग सारी वहाँ पर होती है, वो फिर भी गरीब है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है. बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है. और वो होती कैसे है, देखिए 3 पॉइंट है उसके लिए. रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेजर पॉइंट्स हैं. रिसोर्स प्लानिंग के हैं ये. पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है इवॉल्विंग और तीसरा है मैचिंग. IEM, आइडेंटिफाई, इवॉल्व, मैच. आइडेंटिफाई किसको? आइडेंटिफाई करो उस रीजन को जहां पर ये रिसोर्स अवेलेबल है. उसके लिए क्या क्या चीजें करो? सर्वेइंग, मैपिंग, मैप बनाओ. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कितना मिनरल, कितना रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका एस्टिमेशन करो, मेजरमेंट करो. सो आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स. फिर उसकी आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्लान क्रिएट करो, डेवलप अ प्लान, इवॉल्व अ प्लान, कि कैसे टेक्नोलॉजी लगेगी,
क्या स्किल लगेगी इस रिसोर्स को निकालने के लिए या यूज करने के लिए. सो इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज द रिसोर्स थ्रू टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन. फिर थर्ड, मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. फिर अपना एक बेसिकली कंपैरिजन करो, मैचिंग करने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैं रिसोर्स को डेवलप कर सकता हूं, इस रिसोर्स को डेवलप करने से कैसे मेरा नेशन का डेवलपमेंट होगा. राइट. सो आइडेंटिफाई, कहां चले गया, आइडेंटिफाई, इवॉल्व एंड मैच. ठीक है, ये रिसोर्स प्लानिंग के 3 तरीके हैं. इंडिया ने पहले फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स में ये शुरू करा था रिसोर्स प्लानिंग का तरीका, और ये तब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है. अब दूसरी चीज़ क्या जाती है इसमें, ये पैराग्राफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाता है, ये वाला. द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स. ये तो आपको पता ही है ना, कि हमारे हिस्ट्री में पुराने ज़माने से इंडिया में जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे उनका मेन रीज़न इंडिया में आने का था रिच रिसोर्सेज, है ना. तो क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइजिंग कंट्री. जो कोलोनाइज कंट्री थी उनके पास टेक्नोलॉजी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो इंडिया में आकर हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर पाते थे. राइट. इसीलिए देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. तो मैंने पहले वो ट्रायंगल बताया था ना, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस मतलब इंडस्ट्रीज समझ लो, इंडस्ट्रीज हो गई या फिर उनको यूज़ करने वाले जो भी लोग वगैरह, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं. तो सिर्फ रिसोर्स का होने से काम नहीं चलेगा. पानी तो हमारे कितने सालों से बह रहा है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो तब बनी जब डैम्स बनाए गए, टर्बाइंस बनाई गई, है ना, उनसे पानी से बिजली बनाने का काम का इन्वेंशन हुआ इस तरीके से. तो वो चीज़ है. ठीक है. सो इट वॉज प्राइमरीली द, क्यों फॉरेनर्स इंडिया में आके इन्वेट करके ये इंडिया में आते थे रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था. ठीक है. अच्छा, इसके बाद इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन. देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. तो आज की डेट में इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं कि लोग, इंडिया में जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. ठीक है. तो इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमारे रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाता है. इसमें ना गांधी जी ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. यानी लोगों की नीड के लिए, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए इनफ है, लेकिन किसी की ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए, कि भाई लालच तो कभी किसी का पूरा हो ही नहीं सकता ना, उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं है. तो ये गांधी जी ने बोला था. और ये गांधी जी ने किस सेंस में बोला था, टू कंजर्व द रिसोर्स, कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और जो इनडिस्क्रिमिनेट या एक्सप्लॉयटेटिव रिसोर्स का तरीका उसको खत्म होना चाहिए. समझ में आया. इस पर कई सारे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं. ये जो पर्टिकुलर देखो, एट इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968. 1968 में क्लब ऑफ रोम नाम की एक सोसाइटी ने या एक क्लब ने इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन की पहली बार बात करी 1968 में. उसके बाद एक शुमाकर थे, एक राइटर थे, इन्होंने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल में गांधीयन फिलॉसफी को एडवोकेट करते हुए रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी. 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, जिसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करी गई थी और कैसे रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है. तुम देख रहे हो, पहला क्लब ऑफ रोम, दूसरा शुमाकर, तीसरा ब्रंटलैंड रिपोर्ट और चौथा था इन्होंने उसमें आर कॉमन फ्यूचर नाम से वो करी थी. और बाकी तो 1992 में रियो डी जेनेरो की समिति हो गई थी. ठीक है. क्लब ऑफ रोम, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जिसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो, रियो डी जेनेरो चौथा था जिसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की लोगों ने पहल करी. ठीक है.
ये तो हो गए रिसोर्स कंजर्वेशन की बात। अब इसमें इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लैंड एज अ रिसोर्स और सॉइल एज अ रिसोर्स। बड़ी जल्दी जल्दी क्विक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। लैंड रिसोर्स क्या है भाई? लैंड रिसोर्स तो ऐसा रिसोर्स, इंडिया का 27%, इंडिया का बेसिकली अगर आप देखोगे इंडिया का बहुत बड़ा एरिया लैंड में है। 43% लैंड एरिया इज प्लेन, 30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू रीजन है जहाँ पर बहुत सारा है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हमने क्या कर रखा है, अलग अलग तरीके से कर रखा है। कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर हम खेती करते हैं उसको कल्टीवेशन लैंड बोलते हैं। कुछ ऐसा एरिया जो खेती नहीं करते हैं या बिल्डिंग बनाई हुई है, ऑफिसेज बनाए, उसको नॉन कल्टिवेबल लैंड बोलते हैं। कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर जंगल है उनको फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, ठीक। तो फॉरेस्ट एरिया हो गया। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसा लैंड जिसमें हमने एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बैरन लैंड, बंजर भूमि जिसमें जो कि फर्टाइल नहीं है, कल्टीवेशन नहीं हो सकता वहाँ पर, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। उसी में दूसरी कैटेगरी आती है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, यानी ऐसी ज़मीन जिसमें हमने बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज बना रखी है, तो वहाँ पर तो कैसे खेती हो जाएगी। फिर एक ये तीन कैटेगरी आती है ना, ये कल्टिवेबल लैंड की है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। ये बट इसमें बस कल्टीवेशन का थोड़ा थोड़ा पीरियड की बात है, फ़र्क है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसमें हम लोग परमानेंट पैस्चर्स कहते हैं। खेती हो सकती है लेकिन हमने उसको किसके लिए दे रखा है? पैस्चर लैंड के लिए, बोले तो ये गाय भैंसों के चरने के लिए। दूसरा है मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स, छोटे मोटे हमने पेड़ लगा रखे हैं उसमें, मिसलीनियस ट्री क्रॉप। थर्ड कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड, यानी ऐसा ज़मीन जिसमें जो कि 5 साल से ज़्यादा के लिए हमने बिना कल्टीवेशन के लिए छोड़ रखा है। कल्ट्रेबल है बट इट्स लाइक अ वेस्ट लैंड। सो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गया परमानेंट पैस्चर, लैंड अंडर मिसलीनियस एंड कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड। फिर चौथी कैटेगरी है जो फैलो लैंड्स की। ये फैलो लैंड्स है ना, इसमें करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो बोले तो जो लगभग 0 से 1 साल तक के लिए जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रखा है, और अदर देन करंट फैलो जिसमें 1 से 5 साल तक के लिए एग्रीकल्चर नहीं हो रखा है। ये जनरली फर्टिलिटी की वजह से होता है ऐसा। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 5 साल से ज़्यादा है, ये 0 से 1 साल का, और ये 1 से 5 साल का, तो ये अदर देन। फिर इसके बाद जो मेन कल्टीवेशन वाले ज़मीन आती है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? नेट सोन एरिया का मतलब होता है बेसिकली एक ज़मीन जिसमें सिंपल फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड सोन एंड हार्वेस्टेड इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। बेसिकली एक ज़मीन का टुकड़ा जिसमें कल्टीवेशन होता है उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। अब होता क्या है? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? होता क्या है, कोई भी खेत, जनरली फार्मर ना साल में सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं उगाता है, साल में 2-2 क्रॉप उगा लेता है। होता नहीं होता है, कई बार 3-3 क्रॉप भी उगा लेता है। तो बेसिकली नेट सोन एरिया को ही कितनी बार साल में कल्टीवेट किया जाता है, उससे कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब टोटल, ग्रॉस बोले तो टोटल कितनी क्रॉपिंग हो रही है उसमें, टोटल क्रॉपिंग जितनी होती है उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोला जाता है। सो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। तो बेसिक नेट सोन एरिया और उसमें कितनी क्रॉपिंग हुई है साल में, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, 4 बार हुई है, तो वो टोटल क्रॉपिंग जितनी हुई है तो उसको बोल देंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो बेसिकली हमने एक ही ज़मीन का इस्तेमाल 3 बार कर दिया, तो प्रोडक्टिविटी को हमने 3 टाइम्स कर दिया ना, है ना। मान लो इस साल पहले कुछ महीनों में हमने चावल लगाए, अगले कुछ महीनों में हमने गेहूं लगाया, फिर दालें लगा ली, लाइक दैट। तो एक ही ज़मीन का 3 बार उपयोग कर लिया, तो ऐसा हो गया। तो ये तो लैंड यूज पैटर्न हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो हम बता देते हैं। कुछ चीज़ें बच्चों स्किप करनी पड़ेंगी क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, ठीक है। तो जो चीज़ें स्किप करनी है वो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। जैसे कि ये तो पता ही है आप लोगों को, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है राइट नाउ, ये मैप 1 मिनट ये देख लो, ये भी कई बार ना 1 मार्कर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा करेंटली जो यूज़ है, ये वाला जो एरिया है, ये दोनों केस में ये 1960 का है और ये 2014 का है। तो ये बेसिकली नेट सोन एरिया को दिखाता है, ठीक है, कि हमारा जो कल्टीवेबल लैंड है वो सबसे ज़्यादा, उसके सेकेंड नंबर पे फॉरेस्ट है, ठीक है, नेट सोन एरिया, और सेकेंड नंबर पे फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका
लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किन कारणों की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और लैंड को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। लैंड का डिग्रेडेशन होने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज़ है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। मेनली 95% और बेसिक नीड्स हम लोग सब लैंड से करते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या क्या कारणों की वजह से? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को ओवरली ग्रेज करा देना, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, माइनिंग वगैरह की वजह से, राइट। सो इसमें क्या होता है कि क्या मेन कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन? माइनिंग साइट्स आर अबेंडन आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। तो माइनिंग की वजह से, माइनिंग जब खत्म हो जाती है, जब माइन सारा निकाल दिया जाता है तो उसको छोड़ देते हैं उन एरियाज़ को। कुछ स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह में डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। कुछ स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग ने धूम मचा रखी है। कुछ स्टेट्स में ओवर इरिगेशन की वजह से, जिसमें सॉइल की एल्कलिनिटी या सैलिनिटी बढ़ जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो प्रॉब्लम है। तो देख रहे हो, माइनिंग, ओवर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और ये ओवर इरिगेशन, इन सब की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो ये क्या होता है ना कि ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, in recent year industrial effluents as a waste have become a major source of land and water pollution। जो इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट निकलता है। अच्छा, कुछ एक और भी था यार यहाँ पर, ग्राइंडिंग ऑफ, हाँ, जो ये सीमेंट इंडस्ट्री या लाइमस्टोन इंडस्ट्री होती है ना, इसमें से एक डस्ट निकलती है। जब इसमें सीमेंट और सेरामिक इंडस्ट्री में होता है, अगर आपने देखा होगा, डस्ट पाउडर निकलता है। वो डस्ट पाउडर क्या करता है, जब वो सेटल डाउन होता है ज़मीन के ऊपर, तो वो वाटर को, बरसात के पानी को ग्राउंड वाटर में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर वो हो जाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता। तो पहला क्या हो गया? माइनिंग। दूसरा क्या हो गया? ओवर, कहाँ गया? डिफॉरेस्टेशन। तीसरा क्या हो गया? ओवर ग्रेजिंग। चौथा क्या हो गया? ये आपका ओवर इरिगेशन। फिर ये वाला हो गया आपका ये डस्ट जो फ्रॉम सिरेमिक इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो इसके को ये आपका लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, इसका ही ऑपोजिट करेंगे तो लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्या करो? एफॉरेस्टेशन करो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करो, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करो। शेल्टर बेल्ट्स क्या? खेत के चारों ओर छोटे पेड़ पौधे लगा दो। इससे क्या होगा? पेड़ पौधे लगाने से खेत के चारों ओर, तो जब हवा आएगी वो ना, ये पेड़ वेड़ खेतों में उड़ने वाली हवा को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से सॉइल, ये लैंड, ऊपर के लैंड टॉप सॉइल इरोजन नहीं होगा। Planting shelter belts of plant, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some methods to check land degradation in arid area. Proper management of wasteland, wasteland का proper management करो, control करो mining activities को, proper discharge of industrial effluents करो, after treatment करने के बाद ही उनको discharge करो एरियाज में। ये सारे तरीके हो जाएंगे लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या पॉइंट्स? एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। तीसरा पॉइंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी एंड प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, ये हो गया लैंड के बारे में। अब हम बात करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। फटफट पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो, फोकस लॉस नहीं होना चाहिए। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसको हम लिविंग सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कॉल सॉइल एज अ लिविंग सिस्टम? बिकॉज इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम बिकॉज इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं भले ही सॉइल को बनने में, लेकिन एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को ये लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग सिस्टम। ठीक है, अलग अलग तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कई सारे एजेंट्स होते हैं सॉइल के, रनिंग वाटर, ग्लेशियर की एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर, है ना, और विंड, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे। विंड, ये सॉइल की प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं या सॉइल के लेवल्स बोल सकते हो। तो नीचे होती है पेरेंट रॉक, जिससे सॉइल बनी होती है। मोटे मोटे पत्थर होते हैं पेरेंट रॉक, या अनवेदर्ड बोले तो नॉन टूटे हुए, बिना टूटे हुए वेदरिंग बेड रॉक्स होते हैं। उसके ऊपर जाओगे, सब स्ट्रैटम वेदर्ड पेरेंट रॉक होता है, यानी ये पेरेंट रॉक जब टूट जाता है थोड़ा सा तो इसको सब स्ट्रैटम वेदर्ड रॉक बोलते हैं। इसके ऊपर सब सॉइल होती है और सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल, जिस पर हम मिट्टी खोदना खादना करते हैं।
सॉइल प्रोफाइल, पेरेंट रॉक, सबस्ट्रेटम, सबसॉइल, टॉप सॉइल। ठीक, इसके बाद जी आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैप को देख लेते हैं, फटाफट मैप को पढ़ लोगे तो थिकनेस, कलर वगैरह की वजह से हमने क्या कर रखा है, सॉइल को कुछ क्लासीफाई कर रखा है अलग अलग तरीके से। मैप इसमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि शायद मैप एग्जाम में आ जाए। तो देखो लॉजिक है पूरे मैप को समझने में कि भैया माउंटेन्स एरियाज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, इसमें माउंटेन सॉइल मिलती है। अब इंडस रिवर बहती है पंजाब और हरियाणा के पास, उसके बाद उत्तराखंड में और से लेकर ये पूरा तुम्हारा वेस्ट बंगाल तक गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। तो इतने पूरे रीजन में आपकी क्या है, ये ग्रीन ग्रीन एलुवियल सॉइल, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है आपके इस रीजन में। आपका जो महाराष्ट्र रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू से बना हुआ है, प्लेट्यू रीजन है ना, तो वहाँ पर है ब्लैक सॉइल। प्लेट्यूज की जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये रेड एंड येलो सॉइल मिल जाती है हम लोग को। इसके अलावा एरिड रीजन यानी ड्राई रीजन जहाँ पर थार डेजर्ट है, वहाँ पर हमें मिलती है कौन सी, एरिड सॉइल। ठीक, और आपका ये जो छोटा पिंक कलर का दिख रहा है, ये पिंक कलर की, ये लेटराइट सॉइल है। ये थोड़ी सी कम बरसात वाले रीजन्स में होती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, इंडिया में थोड़ी जगह पर है। ओके, चलो वापस अब डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स जो है हमें याद रखने हैं, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर चल जाए। तो एलुवियल सॉइल की खास बात क्या, वेरी फर्टाइल सॉइल होती है। ये खुल रहा है तब तक आप सुन लो। एलुवियल सॉइल क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, राइट। कौन फॉर्म करती है, इंडिया में 3 रिवर फॉर्म करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इसके अलावा डेल्टाइक यानी जो साउथ सदर्न इंडिया का डेल्टा रीजन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी इसको फॉर्म करती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है, फर्टाइल होती है, ये तो बचपन से पता है आप लोगों को। अच्छा, उसमें अभी आपने देखा था कि राजस्थान और गुजरात की तरफ एक नैरो बेल्ट ऑफ एलुवियल सॉइल, एक नैरो कॉरिडोर भी बनाती है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि एलुवियल सॉइल के जो ग्रेन्स होते हैं, एलुवियल सॉइल के 2 पार्ट्स होते हैं, खादर एंड बांगर। खादर होती है न्यू एलुवियल, बांगर होती है ओल्ड एलुवियल। अब ओल्ड एलुवियल में जो कंकड़ ग्रेन्स होते हैं यानी कंकड़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन खादर क्योंकि नई नई मिट्टी है, पानी द्वारा लाई गई है नई नई मिट्टी, तो ये बड़ी फाइन सिल्ट होती है, बहुत ही फाइन सिल्ट होती है। गंगा के घाट पर देख सकते हो। इंडिया में 3 तरीके के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर माउंटेन्स और प्लेन रीजन मिलते हैं, डुअर्स, छोज एंड तराई। ये डुअर अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। तराई उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले रीजन में बोलते हैं, छोज अरुणाचल प्रदेश में, और डुअर्स पंजाब में बोलते हैं। तो इस जगह पर ये जो इसके जो सॉइल होते के ग्रेन्स होते हैं वो कोर्स होते हैं। सो इन अपर रीचेज ऑफ रिवर वैलीज नियर द प्लेसेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप। ब्रेक ऑफ स्लोप बोले तो जहाँ पर माउंटेन खत्म हो रहा है और प्लेन चालू हो रहे हैं, वहाँ पर दुअर, छोज और तराई कहते हैं, वहाँ पर सॉइल इज कोर्स, एलुवियल सॉइल इज कोर्स। एलुवियल सॉइल इज बेस्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बांगर एंड खादर। बांगर इज ओल्ड एलुवियल, खादर इज न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल रिवर के बिल्कुल जस्ट साइड होती है, बांगर रिवर साइड से थोड़ा सा दूर होती है, और बांगर थोड़े से रफ ग्रेन्स होते हैं, खादर के बिल्कुल फाइन सिल्ट होती है। इसके बाद होती है ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉइल का क्या हिसाब है, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। आइडल ग्रोथ फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडल होती है, इसलिए महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी ये बनती है डेक्कन ट्रैप के बेसाल्ट रीजन में। ठीक है, डेक्कन ट्रैप के क्योंकि इग्नियस रॉक के टूटने से बनी है ब्लैक सॉइल, तो इसलिए डेक्कन ट्रैप के बेसाल्ट रीजन में बनी है। महाराष्ट्र वगैरह में आपको, अरे कहाँ से खुल गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मालवा वाले रीजन में इजिली मिल जाती है। ठीक है, और आपके ब्लैक सॉइल की खास बात पता है क्या है, ब्लैक सॉइल की खास बात यह है कि इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी यानी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। सो दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको आपके कॉटन ग्रोथ को बड़ी बूस्ट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम में ये बड़ी रिच होती है। जो इस सॉइल के पास नहीं होता वो होता है फॉस्फोरस। क्या नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता जी इसके पास। ठीक है, तो फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता इसके पास। डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन, जिसकी वजह से प्रॉपर एरेशन यानी प्रॉपर इसमें हवा घुसती है। जब हॉट समय में
प्रॉपर एरेशन होता है। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल की खास बात यह है कि रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनी होती है, डेक्कन प्लेट्यू में हमें मिलती है, ठीक है। और ये दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के डिफ्यूजन की वजह से उसमें रेड कलर आ जाता है। येलो कलर जब तब आता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म ले लेती है। समझ में आ गया। इसके अलावा हमारी आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का लैटिन शब्द से बनी है लेटर, जिसका मतलब था ब्रिक, यानी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स वाले इलाकों में जहाँ पर थोड़ी बारिश थोड़ा ड्राइनेस होती है वहाँ पर लेटराइट सॉइल बनती है। तो अगर आपने देखा होगा तो वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पर बारिश तो होती है लेकिन उसके साथ साथ ड्राईनेस भी हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमस में रिच होती है, बट बेसिकली इतना बच जानो जितना पीएच इसका एसिडिक पीएच होता है, यानी एसिडिक लेवल इसका हाई होता है, और बस इतना, ठीक है। इसके अलावा ये एरिड सॉइल, अच्छा नहीं, ये एक और लेटराइट सॉइल की खास बात क्या है ना, लेटराइट सॉइल कॉफ़ी और टी ग्रो करने में बड़ी काम आती है। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कैश्यू नट्स और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए बड़ी काम आती है, ठीक है। ये बड़ी जानकारी वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एरिड सॉइल भाई ड्राई रीजन वाली सॉइल है, तो इसमें रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है, कंकर नोड्यूल ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस और मॉइस्चर कम होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, सैंडी सॉइल टाइप हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको एरिड सॉइल बोलते हैं। जहाँ कहाँ पर होती है, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में मेनली, ठीक है। तो ये है, और इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, सलाइन कंटेंट ज़्यादा होता है, ह्यूमस और बाकी मॉइस्चर कम होता है क्योंकि ड्राई सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल हिली रीजन्स में या माउंटेनियस रीजन में मिलती है। लोमी सॉइल होती है, सिल्टी भी होती है, बट कुछ जगह पर इसके अपर स्लोप्स में जितना हाइट में जाओगे कोर्स ग्रेन्स मिलके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें डेन्यूडेशन होता है, यानी इरोजन होता है। अब इसके बाद आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक मार्क्स के जो मैंने चीज़ें बतानी थी वो बता दी भाई, ये तो इंपॉर्टेंट याद रखना है जो मैंने बताया। इसके बाद सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन सुन लो। सॉइल इरोजन के कारण क्या है, मेनली 3-4 कारण हैं। पहला, सबसे पहले तो अलग अलग रीजन्स की, वाटर, विंड वगैरह वगैरह की वजह से होता है, ग्लेशियर की वजह से होता है। तो क्या होता है, देखो पहला रीजन गली इरोजन कहते हैं। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल मेक डीप चैनल्स, इसको बोलते हैं गली इरोजन। जो तेज बहाव का जो पानी होता है वो क्या करता है ना, बेसिकली गली जैसी क्रिएट कर देता है, छोटे छोटे दरारें क्रिएट कर देता है ज़मीन में, क्लेई सॉइल में, तो उसको गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेवाइंस में, जहाँ पर रेवाइंस होते हैं, जैसे चंबल में, मध्य प्रदेश में चंबल एरिया है, वहाँ पर रेवाइंस होते हैं। वहाँ पर वाटर क्या होता है कि वाटर पूरा पानी पूरे वो एक शीट की तरह एक स्लोप के ऊपर बहता है। तो जैसे मान लो एक कोई स्लोपी रीजन है, पानी पूरा शीट की तरह बहता है। नाउ समटाइम वाटर फ्लो एज शीट ओवर अ एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच अ केसेस टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, उसके ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो पूरी बह के निकल जाती है, फर्टाइल सॉइल, इसको बोलते हैं शीट इरोजन। तीसरा होता है विंड इरोजन, जब विंड ब्लो लूज सॉइल फ्लैट ऑफ स्लोपिंग लैंड, जब हवा टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाती है उसको विंड इरोजन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स की वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है, जैसे प्लोइंग इन द रॉन्ग वे, हल चलाना या खोदना जमीन को इन अ रॉन्ग वे, जिसकी वजह से आप अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म्स चैनल्स टू क्विक फ्लो ऑफ वाटर। तो आप स्लोप में टेरेस फार्मिंग ना करके आप डायरेक्टली अप एंड डाउन वाले तरीके से वो करते हो, तो रॉन्ग वे प्लोइंग को की वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड प्लोइंग इन द रॉन्ग वे की वजह से सॉइल इरोजन होता है। बचाएं कैसे इससे, सॉइल कंजर्वेशन करें कैसे, तो प्लोइंग करो अलोंग द कंटोर लाइंस, कंटोर यानी किनारे किनारे प्लोइंग करो, जिसकी वजह से वाटर के फ्लो को एक वो मिल जाए, रुकने का एक जगह मिल जाए, तो उसमें कंटोर प्लोइंग कहते हैं उसको। कंटोर प्लोइंग से एक तरीका है जिससे आप वो कर सकते हो सॉइल कंजर्वेशन। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन, यानी आपने पता होगा कि पहाड़ों के रीजन में टेरेस कल्टीवेशन, ये इस तरीके स्टेप फार्मिंग जिसको बोलते हैं ना, कल्टीवेशन करो टेरेस फार्मिंग, उससे आपका वो हो जाएगा। दूसरा
large field can be divided into strips and strips of grasses are left to be grown between these crops. तो strip cropping करके कैसे कि एक large field में को एक strips में grow वो कर दो, बांट दो, और इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटने के उनके किनारे 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 ग्रास की स्ट्रिप्स को ग्रो कर दो, जिससे क्या होगा, ये आपका विंड इरोजन नहीं होगा, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं. इसके बाद शेल्टर बेल्ट, तो यानी पता था प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट करो, यानी पूरे बड़े खेत के किनारे चारों ओर ये पेड़ लगा दो, जिससे क्या हो, पेड़ लगाने की वजह से क्या होगा, पूरे खेत के चारों ओर की हवा के जो वो है फोर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से विंड इरोजन नहीं होगा. तो दी शेल्टर बेल्ट्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स. तो 4 हैं, कंटोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, फार्मिंग. लाइक दिस वे आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया इसका आपका ये वाला चैप्टर, बाकी आगे पढ़ेंगे.